नमस्ते भाइयों। मेरा एक दोस्त मेरे पास आकर कहता है, भाई ये पैसा रुकता क्यों नहीं है, मैं कम कमाऊं या ज्यादा कमाऊं, घूम फिर के महीने के लास्ट में खाली हाथ हो ही जाता हूं और जेब हो जाती है ठंडन गोपाल। तो मैंने कहा, भाई ये बता भाभी जी कैसी हैं? क्यों बता ना। ठीक है। अच्छा ये बता, तुम साथ रहते हो तो कभी तुम्हारी लड़ाई होती है या कभी कोई बहस होती है? भाई ये तो सबकी होती है और हाँ मेरी भी होती है। जब भाभी जी नाराज होती हैं तो तब क्या कहती हैं? कहती है या तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर लो, नहीं तो मैं चली अपने मायके। फिर तू क्या करता है? मैं उसे मना लेता हूँ और फिर सब ठीक हो जाता है। लेकिन हाँ, एक बार मैं भी जिद पे अड़ गया था और मैंने उसे मनाया ही नहीं और फिर वो सही में ही चली गई और फिर बहुत नाक रगड़वाने के बाद वापस आई है यार। पर तू ये क्यों पूछ रहा है? क्योंकि जैसा तेरा और भाभी जी का रिलेशनशिप है ना, वैसा ही हमारा और पैसे का रिलेशनशिप होता है भाई। अगर तुम सही से उसकी केयर ना करो या टाइम रहते उसका सही डिसीजन ना लो तो ये पैसा भी हमारे पास नहीं रुकता। और एक बार ये जाता है ना, तो अगर जॉब कर रहे हो तो पूरे महीने नाक रगड़वाएगा और तब अगले महीने की 1 तारीख को आएगा। और अगर बिजनेस कर रहे हो तो नाक तो तब भी रगड़वाता है। जैसा तेरी शादी को इतना टाइम हो गया है और अब तू भाभी जी को अच्छी तरह समझ भी चुका है कि उनको कौन सी बात अच्छी लगेगी और कौन सी खराब, और भाभी जी के साथ तेरा रिलेशनशिप ठीक रहे इसलिए उनसे बात भी तू उसी हिसाब से करता होगा। तो ऐसे ही अगर तुझे पैसों को अपने साथ बना के रखना है या पैसों के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक रखना है ना, तो जैसे भाभी जी को समझा है ना, ऐसे ही पहले पैसों को समझ। वो कैसे? चलो जानते हैं। नंबर 1, नो वंस क्रेजी। एक लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है और उसको अपना जान मान आन बान शान सब उसी को ही मानता है, उसके सारे शौक भी पूरे करता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को एक दूसरा लड़का मिलता है जिसके पास बड़ी कार और बड़ा व्यापार दोनों है। तो फिर वो लड़की उसे छोड़कर दूसरे लड़के की गर्लफ्रेंड बन जाती है। अब वो पहले वाला लड़का जो प्यार में धोखा खा चुका होता है, उसका प्यार से विश्वास ही उड़ जाता है और अब वो कहता है ये सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। तो यहाँ ऑथर कहते हैं कि हम भी पैसों को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से ही देखते हैं। जैसे किसी ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हो और कभी रिसेशन आ गया हो या मार्केट क्रैश हो गई हो, तो उस टाइम लॉस झेलने के बाद अब उस पर्सन से कोई कहे चल स्टॉक मार्केट में पैसे लगा देते हैं, तो आपने सुना ही होगा लोग अक्सर क्या कहते हैं, शेयर मार्केट से तो भाई दूर ही रहो, यहाँ पैसे डूब ही जाते हैं। और अगर वो सेम पर्सन दोबारा इन्वेस्ट करने का मूड बना ही लेता है तो उसके अंदर एक डर हमेशा रहेगा। सेकंड, लक एंड रिस्क। अगर कोई ये कहता है ना आपके फाइनेंशियल आउटकम्स या रिजल्ट इस पे डिपेंड करते हैं कि आप कैसे डिसीजन लेते हैं या आपके क्वालिटी डिसीजंस हैं या नहीं, ऑथर कहते हैं ऐसा हमेशा नहीं होता। मान लीजिए आपके बच्चे का 9th क्लास में एडमिशन होना है और आप ये सर्च कर रहे हो कि कौन सा स्कूल अच्छा है, तो आप क्या चेक करोगे? आप चेक करोगे कि जिस स्कूल में आप एडमिशन कराएंगे उसके टीचर कैसे हैं या उन्हें टीचिंग का कितना एक्सपीरियंस है, वो टीचर्स कितने क्वालिफाइड हैं, स्कूल में क्या फैसिलिटीज हैं, स्कूल का प्रिंसिपल कौन है, स्कूल का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, एक्सेट्रा। और आपको एक स्कूल मिलता है जिसमें आपके सारे पैरामीटर्स टिक हो रहे हैं, तो आपने एक्चुअली एक आइडियल स्कूल सर्च कर लिया है अपने बच्चे के लिए। तो क्या आप 100% गारंटी है कि आपके बच्चे का रिजल्ट या परफॉर्मेंस वैसा ही आएगा जैसे आप चाहते हो? आंसर है नो। एक्चुअली आपने जो पैरामीटर्स ध्यान रखे थे स्कूल सर्च करने के लिए वो आपके कंट्रोल में थे, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे पैरामीटर्स हैं जो आपके बच्चे के रिजल्ट या उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं और वो पैरामीटर्स आपके कंट्रोल में नहीं है। जैसे आपने टीचर्स तो देख लिए कि वो कैसे हैं या कितने एजुकेटेड हैं, लेकिन उसी स्कूल में उसी क्लास में और भी बच्चे पढ़ते हैं, आपको नहीं पता वो किस बैकग्राउंड से आते हैं। उनमें से कुछ बच्चे बिगड़े हुए भी हो सकते हैं और आपका बच्चा उनकी संगत में आ गया तो जैसी संगत वैसी रंगत। क्योंकि मॉर्निंग में 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक 7 घंटे आपका बच्चा स्कूल में रहेगा, तो वहाँ के बच्चों का भी उस पर असर पड़ेगा। ऑथर कहते हैं ऐसा हो सकता है कि आप अच्छे डिसीजंस लो, मतलब आप किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर स्टडी करते हो कि उस कंपनी के प्रीवियस रिकॉर्ड्स क्या हैं, उसका बिजनेस सेक्टर क्या है, उसका नेट प्रॉफिट कितना है, उसके डिविडेंड्स कैसे हैं, उसका मैनेजमेंट क्या है, एक्सेट्रा। तो इतनी स्टडी करने के बाद और अच्छे डिसीजन लेने के बाद भी आपको खराब फाइनेंशियल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ऐसे ही जब पैसों की बात आती है तो हो सकता है किसी के पास आपसे ज्यादा पैसे हों और इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप भी ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब हम ऐसी चीज के लिए रिस्की बेट्स लगाने लगते हैं जिन चीजों की हमें एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है। फोर्थ, कंपाउंडिंग। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हम कंपाउंडिंग की पावर को इससे समझ सकते हैं कि वॉरेन बफेट की नेट वर्थ $84.5 बिलियन है, जिसमें $84.2 बिलियन उनकी तब हुई जब उनकी एज 50 ईयर्स से ज्यादा थी और इसमें $81.5 बिलियन तब हुई जब वो अप्रोक्सीमेटली 65 ईयर्स के आसपास थे, मतलब 65 साल के। फिफ्थ, गेटिंग वेल्दी और स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनना और अमीर रहना दोनों अलग अलग चीजें। अमीर बनने के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा, हमेशा रिस्क लेने पड़ेंगे, लेकिन अमीर रहने के लिए आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा। आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, आपको ज्यादा ग्रीडी भी नहीं होना,
आपको ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि जो आपके पास है वो आपसे कभी भी दूर जा सकता है, इसलिए कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना जिससे आपके पास जो है वो रिस्क में आ जाए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप खराब डिसीजन लो लेकिन आपको रिटर्न्स अच्छे मिले। तो लाइफ में अगर रिस्क का अपना रोल है तो लक का भी अपना रोल है। इसलिए हमेशा सावधान रहो कि आप किन लोगों को देखते हो और एडमायर करते हो, क्योंकि जो लोग आपको आज टॉप पर दिख रहे हैं ना, हो सकता है वो सिर्फ अपने लक की वजह से हो, और जो आज आपको बॉटम पे दिख रहे हैं हो सकता है वो अपने रिस्क के विक्टिम हो। इसलिए अपने दिमाग को खोलो और लोगों पर कम ध्यान दो, क्योंकि जैसे रिटर्न किसी और को मिले हैं ऐसा जरूरी नहीं कि आपको भी वैसे ही रिटर्न मिलेंगे। इसलिए एक ब्रॉडर पैटर्न में एक एक्ट करो। इसलिए अगर कभी आप गलती करते हो तो ये याद रखिए, ये दुनिया अनसर्टेनिटी से भरी हुई है और इसमें आपका फॉल्ट नहीं है, इसलिए खुद को माफ करना सीखो। थर्ड, लेसन्स फ्रॉम बफेट। लाइफ में ना गोल पोस्ट होता है जो हमेशा मूव करता रहता है। जब आप एक गोल अचीव कर लेते हो तो आप अगले गोल को अचीव करने के लिए लग जाते हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो जो आपसे आगे हैं, और फिर वहां पहुंचना आपका गोल बन जाता है और ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहता है। फिफ्थ, कैश इज नॉट द एनिमी। एक्चुअली ये कहा जाता है कि आपके पास 1 to 5% कैश रिजर्व होना चाहिए और 95% आप इन्वेस्टेड होने चाहिए। लेकिन ऑथर अपना एक्सपीरियंस बताते हैं उनके पास भी 1 to 5% कैश ही था जब 2020 में मार्केट डाउनफॉल आया था, और क्योंकि वो 95% से ज्यादा इन्वेस्टेड थे तो उस टाइम लैक ऑफ कैश रिजर्व की वजह से उन्होंने पैनिक सेलिंग करती थी, जो उनका फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली बिगेस्ट मिस्टेक थी, क्योंकि जैसा कि हम देख चुके हैं वो हिस्ट्री का फास्टेस्ट मार्केट रिवर्सल था। इसलिए अब ऑथर कहते हैं कि आपके पास 1 to 5% नहीं, आपके पास 10 to 20% कैश रिजर्व होना चाहिए। 6, लॉन्ग टेल्स। आप अपनी लाइफ में 99% ऑफ द डेज में जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं ना, वो मैटर नहीं करते, लेकिन जो डिसीजन आप स्पेसिफिक कुछ दिनों में लेते हैं वो मैटर करते हैं। जैसे मार्केट बहुत डाउन है, मैसिव डाउन टर्न आया हुआ है, उस टाइम आपने जो डिसीजन लिए इन्वेस्टमेंट के वो मैटर करेंगे। वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ में 400 से 500 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और ऑन किया, लेकिन जिन स्टॉक्स ने उन्हें पूरे पोर्टफोलियो के सबसे ज्यादा रिटर्न दिए वो सिर्फ 10 स्टॉक थे। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ, फ्रीली काम करना, मतलब वो एबिलिटी जो आप करना चाह रहे हो, जब करना चाह रहे हो, जिसके साथ करना चाह रहे हो, जब तक करना चाह रहे हो, वो प्राइसलेस है और ये आपका सबसे बड़ा डिविडेंड है। मतलब आपके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, आपका आपके टाइम पर पूरा कंट्रोल है और आप अपने लिए टाइम भी निकाल पा रहे हो, तो ये ज्यादा वैल्यूएबल है बजाय इसके कि आप रात रात पर बैठकर रात रात भर जागकर कहीं से 2% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर रहे हो। मैन इन द कार पैराडॉक्स। लोग फरारी या महंगी गाड़ियां खरीदते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनको देखें, उनकी तारीफ करें, उनकी रेस्पेक्ट करें, लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करते कि कोई किसी पर्सन को उसके महंगी घर या गाड़ी के लिए नहीं देखता। एक्चुअली लोग देखते हैं उस महंगी चीज को और फिर अपनी लाइफ में उसका एक गोल बनाते हैं कि वो भी ये अचीव करें। नाउ, बीइंग रिच वर्सेस वेल्थी। अगर आप रिच हैं तो इसका मतलब आपकी हाई इनकम है, लेकिन वेल्दी होना थोड़ा डिफरेंट है। जैसे वेल्थ वो पैसा है जो आपके पास है लेकिन अभी खर्च नहीं हुआ है। रिच होना आपको शॉर्ट टर्म में कुछ अपॉर्चुनिटी दे सकता है, लेकिन वेल्थी होना आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। आपके पास फ्रीडम हो, आपके पास टाइम है, आपके पास पोजेशन है, आप सुकून में है। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या है? ऑप्टिमल पोर्टफोलियो आपकी रातों की नींद खराब नहीं करता, वो आपको रीजनेबल रिटर्न देता है, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ देता है। मतलब आप अपने लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम निकाल सकते हैं। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बार बार मार्केट की सिचुएशन देखकर चेंज करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जहाँ ह्यूमन फैक्टर सबसे कम इन्वॉल्व होता है। लीव रूम फॉर एरर। हर प्लान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपने प्लान की प्लानिंग करो, क्योंकि हो सकता है कि वो प्लान आपके अकॉर्डिंग ना जाए। इसलिए जब भी आप अपने फ्यूचर रिटर्न्स को प्लान करते हो तो आपके पास एक रूम ऑफ एरर होना चाहिए। जैसे मिस्टर हॉजल एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको अपनी लाइफ में फ्यूचर रिटर्न उसके हिस्टोरिक एवरेज से 1/3 ही मिलेगा, 1/3। इसलिए वो थोड़ा ज्यादा सेव करते हैं, अपना सेफ्टी मार्जिन कंसीडर करते हुए। नेक्स्ट, द डिफिकल्टी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। हम ह्यूमंस की पर्सनैलिटी और गोल्स टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हार्ड हो जाती है। जैसे हम यंग एज में ये सोचते हैं हम ऐसे ही रहेंगे, या उस एज के बाद ही हमारे बच्चे होंगे, या उस एज तक हमारे पास एक बड़ा सा घर होगा। इसलिए हमें ऐसे अननोन इवेंट्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को इस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए कि हम उसको कंपेंसेट कर पाएं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और हाँ, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। लुक ओवर।